हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ऑलरेडी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बता चुका हूँ, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट का ही केस होता है, इसमें भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही यूज करते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ बाइनोमियल में और पॉइजन में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग केस है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल से ही बना है। क्यों कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्मॉल सैंपल साइज यूज करते हैं, बट अगर हमारे पास लार्ज सैंपल साइज आने लगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर वर्क नहीं कर पाता है। लार्ज सैंपल के केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना, सोल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अभी तक आपने देखा था कि जो क्वेश्चन मैं आपको डील करा रहा था वो क्वेश्चन आपने देखे थे, उसमें मैक्सिमम सैंपल साइज 10, 8, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से दिया हुआ था। पर यहीं पर अगर सैंपल साइज 4000, 5000, 1 लाख, 3 लाख, 1 करोड़ दिया जाना लगे, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो एन की बात कर रहा हूँ, जो स्मॉल एन होता था वो आपने बाइनोमियल में देखा। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए, मैक्सिमम मैंने n इक्वल टू 10 यूज किया, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। बट यहीं पर अगर n इक्वल टू 1 लाख या 1 करोड़ या 15,000 या 10,000 या 4,000 होने लगे तो आप उसको बाइनोमियल से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पॉइजन पर लेकर आते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इज द लिमिटिंग केस है और केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार ये पेपर में प्रूफ करने के लिए भी आता है, सो दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो मैंने नोट्स में आपको भेजा हुआ है, तो वो आप उसको देख सकते हैं। मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे थे, ठीक है। हो सकता है कि मैं आज दोबारा से सेंड कर दूं, उनको आप एक बार देख लेंगे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज फॉर लार्ज सैंपल। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए यूज होता है, लार्ज सैंपल के लिए यूज होता है। बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज ओनली फॉर स्मॉल सैंपल्स। क्योंकि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो केवल स्मॉल सैंपल के लिए एप्लीकेबल था, लाइक n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 8, या मैक्सिमम आप 20 या 30 तक जा सकते हैं। 30 पर भी उसको कैलकुलेट करना बहुत ही टफ होगा। बट अगर 30 के ऊपर वाले केस आ जाएंगे तो फिर हम किस पर डील करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज सैंपल पे लगता है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस पर लगता है, स्मॉल सैंपल पर। तो स्मॉल सैंपल की बात करेंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उसी सेम केस में आपको डिस्क्रीट का केस में लार्ज सैंपल दिया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किससे बना है, बाइनोमियल से ही बना है। बाइनोमियल पे हम लिमिट लगाते हैं और लिमिट लगाकर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लिखते थे कि जो n होता था ना, जो नंबर ऑफ सैंपल साइज था वो 0 से लेके n तक वेरी करता था। बट अगर वो n इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं या नंबर ऑफ सैंपल है वो इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में हमें क्या लगाना पड़ता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो n को जब इनफाइनाइट करते हैं, बहुत ही क्लियरली मेरी बात सुनिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n को जब इनफाइनाइट पर लेकर जाते हैं तो क्या बनता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। n को इनफाइनाइट पुट करते हैं तो क्या बनता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स इफ in binomial distribution v tends n tends to infinite, then we get the Poisson distribution। क्लियर है। तो जैसे कि हम बाइनोमियल से ही स्टार्ट करते हैं, बाई द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ये ऑलरेडी आपको पता है और आपको पता होना चाहिए आर कैसे वेरी करता था, 0 से लेके एन तक। बट अब आप सोचिए कि ये एन ना होके इनफाइनाइट हो जाए, यानी 0 से इनफाइनाइट तक आर वेरी करने लगे, तो तब क्या होगा, इसको आपको बदलना पड़ेगा। ये तो केवल n के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीन क्या होता था, x बार होता था मीन। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विद मीन x बार किसके बराबर होता था, np के। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस x बार इज इक्वल टू np जो वैल्यू होती थी, दोबारा से समझिए, x बार हमारा क्या होता था, np। इस np को ही क्या लेट कर लेते हैं, एक लैम्डा भी है पैरामीटर, ठीक है। तो अगर हम यहां से p की वैल्यू निकाले तो p की वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा बाई n। तो इफ वी टेक n टेंस टू इनफाइनाइट, मान लीजिए हम इस n को इनफाइनाइट की तरफ लेकर जाते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू थी, मान लीजिए 10 सैंपल, हम कहते हैं कि 1 करोड़ सैंपल है, तो 1 करोड़ सैंपल है, या हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल सैंपल है। यानी कि हम कहते हैं कि एक फैक्ट्री है जो बल्ब प्रोड्यूस करती है, तो बल्ब मैन्युफैक्चर करती है। अब हमें क्या पता कितने बल्ब मैन्युफैक्चर करती है, तो बल्ब तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बल्ब मैन्युफैक्चर कर सकती है, लाखों करोड़ों में बल्ब मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो उस पर बाइनोमियल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ सैंपल साइज छोटा होगा तो
यानी कि मान लीजिए 10 बल्ब की बात हो रही है या 5 बल्ब की बात हो रही है तो दैट इज ओके, बाइनोमियल से सोल्व हो जाएगा। बट वहां पर अगर मान लीजिए सैंपल साइज दे दिया जाता है 1 लाख बल्ब है, तो 1 लाख बल्ब को आप बाइनोमियल से सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे आना पड़ेगा। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम देखिए क्या बनाया, पी एन पी इजकल टू लैम्डा मान लिया, यानी मीन को हमने क्या मान लिया, लैम्डा। तो पी की वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा बाई एन। अगर हम एन को इनफाइनेट की तरफ टेंड कराएं, यानी इस एन को हम इनफाइनेट पर लेकर जाएं, या दूसरे शब्दों में समझिए कि सैंपल साइज को हम इनफाइनेट पर लेकर जाएं, तो सैंपल साइज अगर इनफाइनेट की तरफ जाएगा तो सैंपल साइज यानी लैम्डा अपॉन इनफाइनेट रख दें, यहाँ पर एन को क्या रख दें, इनफाइनेट, और 1 अपॉन इनफाइनेट क्या होता है, 0, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर वही लिखा है, इफ वी टेक एन टेंस टू इनफाइनेट देन वी गेट पी टेंस टू 0। प्रोबेबिलिटी क्या होने लगेगी उस केस में, 0 होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इनफाइनेट की तरफ मूव करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होने लगेगी, 0 की तरफ टेंड करने लगेगी। तो उससे क्या फायदा होगा हमें कि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 0 की तरफ मूव कर जाएगी। इफ वी टेक n टेंस टू इन्फिनिटी देन इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, या सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन यही है, इफ वी टेक n टेंस टू इन्फिनिटी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p की वैल्यू लिखेंगे लैम्डा बाई n। q क्या होता है, q भी आपको पता है 1 माइनस p होता है, तो q को 1 माइनस पी लिख लेंगे, और 1 माइनस पी में p की वैल्यू क्या डाल देंगे, लैम्डा बाई n। तो ये पूरा इक्वेशन लैम्डा बाई n में कन्वर्ट हो जाएगा, NCR लैम्डा बाई n पावर r 1 माइनस लैम्डा बाई n पावर n माइनस r, इस तरीके से लिख देंगे। दोबारा समझिए, p की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाई n, तो यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा बाई n। q की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 माइनस p, और p क्या है, लैम्डा बाई n, तो ये भी लैम्डा बाई n में बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा बाई n पावर n माइनस r। और n को क्या कराएंगे, इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, देन वी गेट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तब हमें क्या मिलेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, पी एक्स इजल टू आर e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, दिस इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें r देखिए r 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो दोनों में अगर आप डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों में अगर आप डिफरेंस दे पाए, ये बाइनोमियल है और ये पॉइजन है। इसमें r कहां से कहां तक वेरी किया है, 0 से n तक, और इसमें r कहां से वेरी किया है, 0 से इनफाइनेट तक, क्योंकि n को हमने कहां पर ले गए हैं, इनफाइनेट पर। तो n की वैल्यू अगर इनफाइनेट पे जाएगी तो r कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से इनफाइनेट। n को हमने कहां तक लेके गए हैं, इनफाइनेट तक। तो देखिए r की वैल्यू 0 टू n और r की वैल्यू 0 टू इनफाइनेट, तो दोनों में डिफरेंस आपको साफ तरीके से नजर आ रहा होगा। छोटा सैंपल होगा तो बाइनोमियल, बड़ा सैंपल होगा तो पॉइजन, ठीक है। तो पॉइजन कब यूज करेंगे, जब लार्ज सैंपल का केस आएगा, जब स्मॉल सैंपल का केस आएगा तो बाइनोमियल, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किससे बना है, बाइनोमियल से ही बना है, बट कब बना है, जब n की वैल्यू क्या की गई है, इनफाइनेट, यानी कि फॉर द लार्ज सैंपल, ठीक है। तो दैट्स वाई वी से दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका प्रूफ भी आता है कई बार, ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया, पर कई बार प्रूफ आता है, सो दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, सो दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका प्रूफ मैंने आपको जो नोट्स सेंड कर किए हैं पीडीएफ में, उसमें दिया है, एक बार और सेंड कर दूंगा, उसमें आप फिर से देख लीजिए, वो वहां पर प्रूफ दिया हुआ है, तो प्रूफ एक बार देख लेंगे। तो ये अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, तो इसके साथ में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी आपको याद होगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज mxt e टू द पावर लैम्डा e टू द पावर t माइनस 1। तो आपको याद होना चाहिए ये कौन सा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, और ये मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं। अगर आप मोमेंट जनरेटिंग वाले चैप्टर में जाएंगे, जो हमने लास्ट टाइम क्लास में, वही कंप्लीट हुआ था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कंप्लीट हो गया था क्लास में। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जब कॉलेज में क्लास चल रही थी, उस टाइम पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही मैंने लास्ट में कंप्लीट कराया था। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस में अगर आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस देखेंगे, तो वहां पर मैंने mxt यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन आपको बताया हुआ है, e टू द पावर लैम्डा e टू द पावर t माइनस 1, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता था। मीन क्या होता था, लैम्डा इजिकल टू एनपी, और वेरिएंस भी क्या होता था, लैम्डा। तो मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते थे। और लैम्डा की वैल्यू एनपी क्यों लिखी है, क्योंकि लैम्डा हमने क्या माना हुआ था, एनपी, ठीक है। n इंटू पी, एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब जैसे कि सेम टाइप से एक नोट ले लेते हैं, जैसे कि बाइनोमियल में लिया था, इफ n ट्रायल्स परफॉर्म इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी किसी एक्सपेरिमेंट में n ट्रायल्स हो रहे हैं, दिस n बी एनी लार्ज नंबर, n बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, n बी एनी लार्ज नंबर, या n बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। किसी एक्सपेरिमेंट में ये ट्रायल्स परफॉर्म हो रहे हैं, दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीट कैपिटल n टाइम्स, और वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, कैपिटल n टाइम्स, देन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई n इंटू पी आर, कैपिटल N इंटू पी आर। कैपिटल N सेम, पी आर क्या होता है, पी आर यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन
क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस लेमडा लेमडा पावर r अपॉन फैक्टोरियल, वेयर लेमडा इज ए पैरामीटर एंड गिवन बाई लेमडा इज इक्वल टू np। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, n e टू द पावर लेमडा लेमडा पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसे। और ध्यान रखना पड़ेगा, केवल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा होता है जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं। लेमडा की वैल्यू क्या होती है, np। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पे ज्यादा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। द एक्सपीरियंस शोज दैट 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अकर इन ए प्लांट ऑन एन एवरेज पर मंथ। क्या दिया गया है कि 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाते हैं किसी भी प्लांट में ऑन एन एवरेज पर मंथ। एवरेज का मतलब क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। मीन दिया हुआ है तो इसका मतलब मीन को, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को किससे डिनोट करते हैं हम, अगर आपको याद है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। वो क्या दिया हुआ है, 4। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी लेस देन 3, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 एक्सीडेंट्स इन ए सर्टेन मंथ। यानी कि जो हमें कैलकुलेट करना है, ये मान लीजिए r लेस देन 3 की बात की जा रही है, 3 से कम एक्सीडेंट इन ए सर्टेन मंथ में की बात की जा रही है, वो हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। यानी कि पी आर लेस देन इक्वल टू 3, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या कर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 एक्सीडेंट इन ए सर्टेन मंथ। एक किसी भी मंथ में 3 से कम एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज करना है। तो अब आप ध्यान दीजिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे लिखते थे, पी आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा लेमडा पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ये हम लिखते थे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ई टू द पावर लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर r जो वेरी करता है ना, वो 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट तक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी को आगे डील करते हैं। जैसे हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा गया है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। हमसे पूछा गया पी आर लेस देन 3 से कम केस पूछे गए हैं, यानी 3 से कम एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 3 से कम कितने हो सकते हैं, या तो एक भी ना हो, या केवल एक ही हो, या केवल 2 ही हो। यही चीज तो पूछी गई है। 3 या 3 से ज्यादा की तो बात ही नहीं हो रही। लेस देन 3 बोला है, 3 से कम। 3 से कम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। यही तो 3 से कम होंगे। 3 से कम की पॉसिबिलिटी क्या है, 0, 1, 2। ठीक है, तो 0, 1, 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। तो पहले P0 की बात कर लेते हैं। P0 क्या होगा, अगर P0 r इज इक्वल टू 0 यहां पर रख दें तो e टू द पावर माइनस 4 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 इस तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन देखिए e टू द पावर माइनस 4 की पावर 4 r फैक्टोरियल r। तो P0 निकालने के लिए r को क्या रखना पड़ेगा, 0। तो e टू दी पावर माइनस 4 पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। तो किसी की भी पावर 0 लेते हैं तो वो 1 बनेगा। तो ये बनेगा e टू दी पावर 4 अपॉन 1। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 0 इज 1। ठीक है, फैक्टोरियल 0 क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो P0 की वैल्यू कुछ आ जाएगी। P0 की वैल्यू यहाँ पर हम देख लेते हैं, e टू दी पावर माइनस 4। e टू दी पावर माइनस 4 की वैल्यू होती है 0.01835। ठीक है, दिस इज P0। ठीक है, सिमिलरली P1 की बात करते हैं। तो P1 के लिए r को क्या रखना पड़ेगा, 1। तो e टू दी पावर 4 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.07326, ये वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली P2 की बात करते हैं। तो P2 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस 4 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, r को 2 रख देंगे फॉर्मूले में। तो ये वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी 0.14626525, ये वैल्यू आ जाती है 6525। तो P0 P1 P2 कैलकुलेट हो गया। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है P0 प्लस P1 प्लस P2। तो PR लेस देन 3, यानी 3 से कम एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इन ए सर्टेन मंथ। P0 का मतलब क्या है, 0.018315। दूसरा 0.07326 प्लस 0.146525। कैलकुलेट करके वैल्यू लिख देंगे तो ये वैल्यू बनेगी 0.2381।
तो पी आर लेस देन 3, 3 से कम एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इन ए सर्टेन मंथ ये कुछ होगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 4000 पीपल्स अगेंस्ट द लॉस्ट ऑफ बोथ आइज इन ए कार एक्सीडेंट। यानी कि कोई कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या कर रही है, 4000 लोगों को इंश्योरेंस दे रही है। किसके लिए? लॉस्ट ऑफ बोथ आइज इन ए कार एक्सीडेंट। अगर वो अपनी किसी कार एक्सीडेंट में दोनों आइज खो देते हैं तो उस केस में उनको कंपनी इंश्योरेंस दे रही है अगेंस्ट दिस, यानी कि कंपनी उसको रिम्बर्स करेगी या उनको पैसा देगी। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा इट वाज एज्यूम 10% आउट ऑफ 1 लाख। ये प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग हम एज्यूम कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का डाटा उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि 10% आउट ऑफ 1 लाख, 1 लाख में से 10% विल हैव सच टाइप ऑफ इंजरी। क्योंकि 1 लाख लोग अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें से केवल 10 लोगों को ही ऐसी इंजरी होती है इन ए कार एक्सीडेंट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन टू यानी 2 से ज्यादा, ध्यान से देखिए ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मोर देन 2 की बात हो रही है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 ऑफ इंश्योर पर्सन्स विल कलेक्ट देयर पॉलिसीज इन ए गिवन ईयर। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 से ज्यादा इंश्योर पर्सन जो जिन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ है वो अपनी पॉलिसी का बेनिफिट ले पाएंगे या अपनी पॉलिसी को वहां से रिम्बर्स करा पाएंगे। ठीक है, ये मोर देन 2 के लिए पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखिए कि हमें कितने लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है डेटा, 4000 लोगों का, यानी कि 4000 का सैंपल दिया हुआ है। तो n इक्वल टू दिया हुआ है 4000, तो इधर ले लेते हैं n इक्वल टू जो नंबर ऑफ पीपल्स जिनको इंश्योरेंस पॉलिसी बांटी गई है वो 4000 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है कि 10 में 1 लाख में से 10 यानी कि 10 आउट ऑफ 1 लाख, 1 लाख का मतलब 50। ठीक है, 10 आउट ऑफ 1 लाख क्या प्रोबेबिलिटी है इंश्योरेंस कलेक्ट करते हैं वो, कि वो क्या है 10% आउट ऑफ 1 लाख, यानी 10 आउट ऑफ 1 लाख। ये आप 10 बाई 1 लाख करके लिखेंगे तो क्या बनेगा 0.0001। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बनती है, p इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मीन क्या होता है, मीन की बात करें तो मीन क्या होता है आपका लैम्डा दैट इज इक्वल टू n इंटू पी। तो n क्या है हमारे पास 4000, p कितना आ गया है 0.001, तो यहां से वैल्यू बनेगी 0.4। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0.4। अब आपको समझना पड़ेगा लैम्डा के लिए आपको क्या लिखना होता था। पी आर हम कैसे लिखते थे, पी आर हम लिखते थे ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर फैक्टोरियल आर। ठीक है, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर फैक्टोरियल आर। तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा का मतलब हो जाएगा 0.4 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमसे क्या पूछा है, मोर देन 2 पूछा है, यानी कि पूछा क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 ऑफ इंश्योर पीपल्स या इंश्योर पर्सन विल कलेक्ट देयर पॉलिसीज। यानी कि एक साल में 2 से ज्यादा पर्सन के कलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पॉलिसी कलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मोर देन 2 से ज्यादा, तो पी आर ग्रेटर देन 2 पूछा गया आपसे। तो 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, P2 हो सकता है, सॉरी 3 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 2 से ज्यादा आर ग्रेटर देन 2, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं एंड सोन। ऐसे तो कितने हो सकते हैं, 4000 लोग हैं तो 4 के 4000 भी आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज तो 4000 आने की बहुत कम है, बट 4000 भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज तो ये भी है ना कि 4 के 4000 भी हो सकते हैं। तो P3, P4, P5, P4000 तक जाएगा। तो अब आप सोचिए कि हम P3 निकालेंगे, फिर P4 निकालेंगे, फिर P5 निकालेंगे, क्या ऐसा कि हम 4000 तक निकालते जाएंगे? नहीं, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं और करके लिख लेते हैं। कैसे लिख लेंगे, 1 माइनस P0 P1 प्लस P2। ऐसा कैसे लिख पाए हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है और इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटीज इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है और 2 इंक्लूड नहीं है, तो उनको हटा देते हैं उसमें से। यानी कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा और 1 में से कौन सी हटानी है, 0, 1, 2, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं आ रही है। तो P0 हटा देते हैं, P1 हटा देते हैं, P2 हटा देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें P0 कैलकुलेट करना है, तो P0 कैलकुलेट करते हैं। P0 के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वाली इक्वेशन क्या दे है, e टू द पावर 0.4 पावर r अपॉन r। तो P0 का मतलब क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0.4 की पावर 0 फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये वैल्यू 1 होगी तो e टू द पावर माइनस 0.4 बनेगा। e टू द पावर 0.4 की वैल्यू क्या होती है, 0.67092 ये वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर P1 कैलकुलेट करें तो P1 की वैल्यू क्या बनेगी, e टू द पावर 0.4 पावर 1 फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 0.26812 ये वैल्यू बनती है। P2 कैलकुलेट करना है तो P2 क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस 0.4 की पावर 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनती है, यहाँ पर वैल्यू बनती है 0.05362। आप ध्यान दीजिए 4000 लोगों का डाटा था, इसलिए हम यहाँ पर बाइनोमियल यूज नहीं कर सकते थे, पॉइजन ही एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पर रख दीजिए, इक्वेशन 2 से। फ्रॉम टू से कैसे लिख पाएंगे आप, फ्रॉम टू से हम कैसे लिख पाएंगे, फ्रॉम टू से आप देखिए पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ये P0 हम लिख सकते हैं। P0 क्या था हमारे पास, 0.67092 प्लस P1 क्या था 0.26812 प्लस और P2 कितना था बेटा 0.05362। ये कुछ वैल्यू बनती है, इसको सोल्व कर देंगे तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, वैल्यू बनेगी 0.00794। तो PR ग्रेटर देन 2 0.00794, यानी कि 2 से ज़्यादा लोगों का एक ही साल में पॉलिसी कलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.0794। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। It is given that 2% of the electrical bulbs manufactured by a company are defective। क्या दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट 2% जो बल्ब है ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल बल्ब्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं किसी कंपनी के द्वारा, आर डिफेक्टिव। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 200 बल्ब्स विल कंटेन 200 बल्ब का एक सैंपल दिया हुआ है, यानी n इक्वल टू हमें 200 दिया हुआ है, बड़ा सैंपल है। ठीक है, विल कंटेन्स क्या क्या बताना है, नो डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, नो डिफेक्टिव बल्ब्स की, 2 डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और एटमॉस 3 डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 3 क्वेश्चन पूछे हैं एक ही के अंदर। तो n इक्वल टू 200 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितनी दी हुई है, 2%, 2% दी हुई है। तो 2% को हम 2/100 लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू हमारा बन जाएगा मान लीजिए 1/50 या 0.02 इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम लैम्डा की बात करें, लैम्डा जो मीन होता है, मीन की बात करें तो वो क्या होता है n इंटू पी। तो n क्या है हमारे पास 200 और p क्या है 0.02। तो सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 4 बनेगी। जैसे ये बनेगा 400 और 2 पॉइंट से पहले दशमलव लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो दैट इज 4। ठीक है, अब ये भी हमें याद है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता था, PR कुछ होता था हमारे पास e टू द पावर माइनस लैम्डा पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ये हमारे पास होता था। तो e टू द पावर लैम्डा का मतलब -4 हो गया, और 4 की पावर r का मतलब r ही रखते हैं, और फैक्टोरियल r, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पूछा है नंबर 1 देते हैं, देयर इज नो डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी P0 पूछा है। तो P0 कैसे निकलेगा बच्चे, e टू द पावर -4 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है और 4 पावर 0 भी 1 होता है। तो e टू द पावर -4 बनेगा, और e टू द पावर -4 की वैल्यू आपको पता है क्या होनी चाहिए, e टू द पावर -4 की वैल्यू होनी चाहिए 0.018315। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी P2 पूछा है। तो P2 के लिए हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर -4 की पावर 2 फैक्टोरियल 2। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा 0.14626525 ये वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही अगर हम
थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला क्या है, एटमॉस 3 ज्यादा से ज्यादा 3, यानी कि पी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 या 3 से कम होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 बोला है ना, तो मैक्सिमम 3 हो सकती है या 3 से कम हो सकती है। तो 3 से कम क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए आप, तो 0 हम निकाल चुके हैं, यानी ये वाला P0 कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। ठीक है, P0 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, P2 भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। बचा क्या है, P1 बचा है और P3 बचा है। तो P1 कैसे लिखेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो P1 हम कैसे लिखेंगे, P1 हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, P1 को R = 1 पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा e⁻⁻4 4 की पावर 1 फैक्टोरियल 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.07326। ठीक है, सिमिलरली अगर P3 की बात की जाए तो P3 क्या लिखेंगे हम, P3 हम लिखेंगे e⁻⁻4 4 की पावर 3 और फैक्टोरियल 3। तो ये वैल्यू सोल्व करने पर कुछ बनती है, आप देख पा रहे हैं 0.19536। ठीक है, ये वैल्यूज आती हैं। तो P0, P2, P1 और P3 अवेलेबल है, तो ये वैल्यूज उठाकर इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो देख लीजिए, देयरफॉर P R लेस देन or equal to 3, P R लेस देन और इक्वल टू 3 हम लिखेंगे, P R लेस देन इक्वल टू 3। P0 की वैल्यू हमारे पास है 0.018315। सिमिलरली P1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.07326। P2 के लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी 0.146525। सिमिलरली P3 के लिए वैल्यू कैलकुलेट हुई है 0.19536। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या बनती है, वैल्यू कुछ बनेगी P R लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, वो वैल्यू बनती है 0.43346। तो कंप्लीट वैल्यू कुछ ये बन के आती है। तो यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 से कम होने की प्रोबेबिलिटी, एटमॉस 3 होने की प्रोबेबिलिटी, एटमॉस 3 डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.43346। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको करना है। सोल्व करने के लिए मैं एक बार देख लीजिए, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस यानी इक्का ऑफ स्पेड्स की बात करते हैं। 4 सूट होते हैं हमारे पास, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, 13 कार्ड्स इन ईच सूट्स। तो स्पेड्स भी एक सूट होता है, उसके अंदर विल बी ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड एटलीस्ट वंस इन 104 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल्स। तो ध्यान से सुनिए, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ स्पेड्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। एक पैक ऑफ कार्ड से एस आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है एटलीस्ट वंस, एक बार। कितने ट्रायल्स में, 104 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल्स में। तो n इक्वल टू दिया हुआ है 104। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे आप, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी। 52 कार्ड्स में से एस निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/52, क्योंकि एस ऑफ स्पेड तो एक ही होता है, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 1/52 हो जाएगी। तो वो आप लिख लेंगे। तो लैम्डा क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल टू क्या बनेगा, NP। तो लैम्डा इक्वल टू NP यानी 104 इंटू 1/52, तो ये बन जाएगा 2। और आपको क्या बताना है, एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार। तो एटलीस्ट 1 का मतलब आपको बताना है P R ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आप मुझे भेज देंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके मुझे दे देंगे। थैंक यू।